नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत की आत्मा किसान है जो गांव में निवास करते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक किसान का जीवन अभावों में ही गुजरा है। समय अभाव के कारण उनकी आवश्यकताएं भी बहुत सीमित होती हैं। वो तो पूरे दिन रात कृषि कार्य में ही जुटा रहता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वैज्ञानिक तकनीक से करें टिंडा की बुवाई। बायोफ्लॉक में मछली पालन अच्छी आय का जरिया। प्रदेश के जिन किसान भाइयों के खेत खाली हो गए हैं और उनके पास सिंचाई के साधन हैं और वे टिंडा की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बुवाई का सही समय है। किंतु टिंडा की अधिक उपज लेने के लिए इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बुवाई किस प्रकार से करें, इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर लीला बोरा से। अगर आपको टिंडे की या बेल वाली सब्जियां जो लगानी है, इनका जो समय है ये फरवरी मार्च और जो दूसरा समय है वो जून जुलाई का होता है। तो इस समय जो हमारा समय है फरवरी मार्च अनुकूल समय, इस समय तक आप या तो लगा लें और अगर लगा ली है तो अब उसकी देखभाल करें। तो इस समय जो हम लगा रहे हैं वो हम यहाँ पर अभी टिंडा फसल का लगा रहे हैं। टिंडा की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए आपको इसकी उन्नत प्रजातियों का चुनाव करना होगा, तभी आपको आगे चलकर इससे आशातीत उपज की प्राप्ति हो पाएगी। तो किसान भाइयों, टिंडा की फसल की बुवाई के लिए आप कौन कौन सी उन्नत प्रजातियों का चयन करें, आइए जानते हैं। इसमें टिंडा में जो है हमारी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। जो प्रजाति आपके एरिया में आपकी यूनिवर्सिटी जो वहाँ पर है उससे रिकमेंडेड है उसको हम करते हैं। जैसे बीकानेरी ग्रीन है और हिसार सिलेक्शन है, तो हम उन वैरायटीज़ को हम लगाते हैं। आज हमारे पास ST10 है। ST10 जो है लगभग हम इसकी बीज की मात्रा 1.5 से 2 किलो रखते हैं और 1 एकड़ के लिए जो कि पर्याप्त होती है। सबसे पहले जब भी हम बीज लेते हैं तो एज़ यूजुअल जैसे हम सारी फसलों में करते हैं, हमें बीज का उपचार करना बहुत आवश्यक होता है। तो बीज का उपचार करने के लिए जो कॉमन है कैप्टन नामक दवा, उसको 2 से 2.5 ग्राम लगभग 1 किलो बीज के साथ मिक्स करके थोड़ा सा पानी की छींटे दे करके और उसको आप लगा सकते हैं। इसके लिए हमने खेत में बेड तैयार किए हुए हैं और इन बेड को हमने लगभग 2 मीटर के जो है चौड़े बेड बना रखे और इसमें आपके दोनों कोने पे हमने बीज लगाना है और लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर या इतनी दूरी पे बीज की दूरी आपने रखनी है दोनों कोने पे, ताकि बेलें अंदर बीज में आ जाएं और बीज के जो ये रास्ते ये हैं छोटे चैनल हैं इनमें हमारा पानी आ जाए। तो जैसे हम बिजाई कर रहे हैं तो अभी हमारे साथ में यहाँ पर ये बिजाई हो रही है। तो बिजाई के साथ फिर हम इसमें जैसे ही हमारा बिजाई हो जाएगा तो उसमें हम इसमें पहला पानी दे देंगे। तो पहला पानी बहुत ही आवश्यक होता है। इसको पानी कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना हमारा बीज सीलन पकड़ ले यानी कि 1/3 हमारा जो रिज है यहाँ तक पानी पहुँचना चाहिए। अगर ऊपर तक पानी पहुँच जाएगा तो बीज डिस्टर्ब हो सकता है। तो हम इतना पानी का थोड़ा प्रॉपर कंट्रोल करेंगे। अब बात आती है उर्वरक प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, फसल की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए आप कब और कितनी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, आइए जानते हैं। इससे पहले जब हमने अपना खेत तैयार किया था तो हमने यूरिया, DAP, MOP जैसा हम खाद यूज़ करते हैं 20, 10 और 10 के रेशियो में डाला था। तो मतलब 10 किलो नाइट्रोजन, 10 फास्फोरस, 10 पोटास तो हमने ये जब हमने खेत तैयार किया है उस समय हमने दे दिया है। इसके अलावा नाइट्रोजन को आपने 10 किलो बाद में देना है। तो वो जो है उसके लिए हम जब आप 1 महीने बाद हम इसमें मिट्टी चढ़ाएंगे। मिट्टी चढ़ाने का मतलब है कि ये जो बीज के हैं जब हमारी बेल थोड़ी आ जाएंगी हम बेलों को अंदर की तरफ कर देंगे, बेड की तरफ, और बीज में थोड़ा मिट्टी चढ़ाएंगे। तो उस समय हमने 10 किलो नाइट्रोजन को देना है। फिर हम अपनी बेलों को इस तरफ समेट लेंगे, दूसरी नाइट्रोजन की मात्रा देंगे। और अगर आपको बीच बीच में निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है, वैसे तो 1 महीने में मिट्टी चढ़ाने में हो ही जाएगा। उसके बाद आप उसे खेत को अपना साफ रखें। फिर इसमें पानी, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो 5 से 7 दिन के अंतराल पे पानी की आवश्यकता पड़ेगी ही इसमें।
और दूसरा, कोरोना का समय है, प्रॉपर आप आइसोलेशन रखें और अगर पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो प्रॉपर ये आपके मास्क वगैरह यूज़ करें और गवर्नमेंट को हेल्प करें और प्रॉपर सैनिटाइज करें, अपने आप को हाइजीन मेंटेन करें और योगा वगैरह करके अपना इम्यून सिस्टम और अपनी हेल्थ का भी ध्यान करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकें इजाद हो रही हैं, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। खासकर छोटे किसानों के लिहाज से देखें तो अभी मछली पालन की नई तकनीक काफी प्रचलित हो रही है। वो है कंटेनरों में मछलियों का पालन, जिसे बायोफ्लॉक कहते हैं। इस प्रणाली को अपनाकर एक प्रगतिशील आशुतोष ठाकुर छोटी सी जगह में मछली पालन करके लाखों की आय कमा रहे हैं। तो ये किस तरह कर रहे हैं बायोफ्लॉक में मछलियों का पालन, आइए जानते हैं इन्हीं से। पिछले साल 11 जुलाई को पिछले साल हमको बायोफ्लॉक यूनिट सैंक्शन हुआ, 5 यूनिट मत्स्य पालन का। एक तो यूट्यूब पे देखे और प्रारंभिक ट्रेनिंग हमको मत्स्यिकी विभाग में दिया गया, 5 दिन का प्रशिक्षण। उसके बाद हमने चालू किया। बायोफ्लॉक नया तकनीक है, कुछ आदमी इसको मजाक में बायोफ्लॉप भी कहते हैं। और अभी शुरुआत हमने 5 टैंक से किया है। अभी आप देखिएगा मेरे यहाँ 10 टैंक है। तो वही स्पॉन से बच्चा बना के 70वां दिन हमने बेच दिया। 70 दिन में लगभग 35,000 रुपये का फायदा हुआ। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन करने हेतु बायोफ्लॉक तकनीक काफी लोकप्रिय होती जा रही है। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए टैंक में मछली पालन कर रहे हैं। पिछले साल 11 जुलाई को पिछले साल हमको बायोफ्लॉक यूनिट सैंक्शन हुआ, 5 यूनिट। कुछ सामान चेन्नई से, कुछ कलकत्ता से, अलग अलग जगह से, कुछ बेगूसराय से, हर जगह से लाके हमने सेटअप खड़ा किया। और 11 जुलाई को हमने फर्स्ट फिंगरलिंग डाला। उसमें मांगुर, नैनी, रेहू और मुराल को हम लोग मैथिली भाषा में सौर मछली बोलते हैं, ये सब मछली दिया। इसमें एक में हमने ट्रायल बेसिस पे कुछ ग्रास कार्प डाला। और ग्रास कार्प चूंकि केवल घास खाता है, तो इसीलिए आप मेरे टैंक में देखिएगा कहीं कहीं अजोला लगा हुआ है, जो ग्रास कार्प का भोजन है। एक टैंक से लगभग 3 क्विंटल के आसपास मेरा हुआ। तो जो जैसे सिंघी हुआ, तो सिंघी 3 क्विंटल का दाम 90,000 हो जाता है। और दूसरा सब हमने 120 से 140 लोकल में, और जो उससे बड़ा साइज का था वो 240 रुपये किलो हमने बेचा। फर्स्ट कल्चर में प्रत्येक से सिंघी वाला में 50,000 से ऊपर और दूसरा में 30 से 35,000 हुआ। और मेरा प्रॉफिट दूसरे से हल्का ज़्यादा इसलिए कर सकते हैं, जो मछली के भोजन के लिए राइस ब्रान हो, खल्ली हो, मक्के का आटा हो, ये अधिकांश मेरा अपना होम प्रोडक्ट था। बायोफ्लॉक तकनीक से टैंक में पाली जाने वाली मछलियों की प्रजातियों में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे मछली टैंक के वातावरण सहन कर सके, मछली निम्न जल स्तर पर सही बढ़वार ले सके। पंगेशियस, कोई कार्प, सिंघी, तिलापिया, देशी मांगुर, पाबदा, कॉमन कार्प इत्यादि मछलियों की प्रजातियां टैंक में आसानी से पाली जा सकती हैं। फर्स्ट कल्चर के बाद सबसे मज़ेदार जो हमने किया है, ग्रास कार्प स्पॉन से डाल के अभी लगभग 50-55 ग्राम का हो चुका है। सबसे ज़्यादा सक्सेस मेरा वही हुआ। हमने मेरे गांव में ही हैचरी है, वहाँ से हम ग्रास कार्प का और स्पॉन डाल के 70वां दिन मेरा 35,000 में बिक गया। और अभी शुरुआत हमने 5 टैंक से किया है। अभी आप देखिएगा मेरे यहाँ 10 टैंक है। तो वही स्पॉन से बच्चा बना के 70वां दिन हमने बेच दिया। 70 दिन में लगभग 35,000 रुपये का फायदा हुआ।
इसमें अलग अलग टंकी में हमने 5 टंकी में हमने कमर्शियल फीड दिया, जो 1 mm हो, 2 mm हो, 3 mm हो, 4 mm हो, अलग अलग साइज के मछली का मछली के भोजन, मछली का मुंह जितना बड़ा होता है उसी हिसाब से आता है। और कुछ में जो बाद में हम बनाए हैं उसमें कंप्लीट लोकल फूड में 1% मिनरल मिक्सचर के अलावे उसमें माने खल्ली हुआ, ब्रान हुआ, चोकर हुआ, मक्की का आटा हुआ, माने यही सब देते हैं और मछली का ग्रोथ ठीक है। लेकिन मैं किसानों से आग्रह करूंगा, सेटअप खड़ा करने से पहले पावर सोर्स पे माने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यदि बिजली गई तो आपका पूरे सीजन का मेहनत माने चला जाएगा। 24 घंटा बिजली, क्योंकि 10,000 से 15,000 लीटर पानी में हम लोग 3 क्विंटल मछली निकाल रहे हैं, तो उसको मछली जब भी मछली भी तो ऑक्सीजन ही सांस लेगा, तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। बायोफ्लॉक विधि में मछली पालन में भी जैविक विधि अपनाई जाती है। तालाब के पानी में मछली मल करती है। इसी मल के अधिक संख्या में एकत्रित होने से पानी में अमोनिया बढ़ जाता है। अमोनिया मछलियों के लिए जहर का काम करता है, इससे मछली मर जाती है। बायोफ्लॉक विधि में जार में बैक्टीरिया पैदा किया जाता है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदल देता है। मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बचा मल जार में नीचे जमा हो जाता है। इसे टोटी के जरिए निकाल दिया जाता है और मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता। सिंघी में कम समस्या है, लेकिन माने IMC है, इंडियन मेजर कार्प, इसमें समस्या अमोनिया वाला आता है, TDS का आता है, pH का आता है। तो सब के लिए हमने अपना माने सिस्टम बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए pH बढ़ना शुरू हो गया तो मोलेसेस डाल दीजिए। मोलेसेस बनाने के लिए हमने FCO बनाते हैं, तो मेरा pH वो घटाता है। और जब किसी कारण से pH ज़्यादा घट गया तो हम लोग चूना डाल के pH बढ़ाते हैं। एक समस्या pH वाला हो गया, दूसरा बिजली वाला हो गया, और कभी कभी अमोनिया भी बनना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम में भी समस्या होता है। तो सबसे सरल उपाय है, जो अमोनिया बन रहा है तो खाना बंद कर दीजिए मछली का। मछली जब ज़्यादा मछली को खाना देंगे तो वो सर के अमोनिया पैदा करता है, और उसमें एक ये देखा, यहाँ से कुछ पानी हम लोग ड्रेन कर देते हैं। चौबीस घंटा में यदि आपका 3-4 घंटा भी बिजली लाइन नहीं रहा तो टोटल का टोटल मछली मर जाएगा, एक भी बच नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमने सोलर पावर सिस्टम किया है, गवर्नमेंट की तरफ से जनरेटर भी दिया गया है। तो हमने डबल बैटरा वाला इन्वर्टर रखा है, और इन्वर्टर भी एक नहीं दो लगाने का इसलिए है, यदि मान लीजिए किसी कारण से शनिवार को इन्वर्टर खराब हो गया तो दुकान तो खुलेगा सोमवार को। इसीलिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था पूरा किए हुए हैं, जिससे मेरा लॉस कम से कम हो। और इसमें लॉस कम होने वाली बात नहीं, यदि लॉस होगा तो 100% लॉस होगा, क्योंकि मछली मर गया तो फिर छोटी मछली मर गई तो बाजार में भी नहीं बिकेगा। बायोफ्लॉक विधि में टैंक में पानी को साफ करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता। इसमें होने वाली मछली पूर्णतया जैविक होती है। इनकी बाजार में अधिक कीमत मिलती है। हालांकि इनकी देखरेख करना काफी सरल है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रबंधनों की शुरुआत में जानकारी और प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है। इस पद्धति से मछली पालन कम समय और कम जगह में आसानी से किया जा सकता है और सालाना लाखों रुपए की आमदनी कमाई जा सकती है। इसमें हमको अलग अलग टैंक में अलग अलग प्रॉफिट हुआ। सबसे ज्यादा प्रॉफिट सिंघी मछली में हुआ, करीब 40,000 के आसपास खर्चा आया, 90,000 इनकम हुआ, तो 50,000 नेट इनकम एक टैंक में हुआ। इसमें अभी जो हमारे जिला मत्स्य पालन पदाधिकारी हैं वो साइंटिस्ट भी हैं, सहयोग मिलता रहता है। टंकी के लिए 8.5 लाख का प्रोजेक्ट है, और इसमें सामान्य किसान को 50% अनुदान है। यदि आप सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं और 24 घंटा बिजली है तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
अपने प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में थनैला रोग हो जाता है। ये रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। यदि सही समय पर इस रोग का निदान नहीं किया गया तो पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या है थनैला रोग के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय, इसकी जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश जहाँ पर हमारे देशवासियों की आय का मुख्य स्रोत कृषि और कृषि से लगे हुए पशुपालन। थनैला मतलब थन का सूज जाना, थन में किसी तरह की बीमारी हो जाना, जिससे कि पशु पूर्ण रूप से दूध का उत्पादन नहीं कर पाता। अगर दूध बन भी रहा है तो दूध निकल नहीं पा रहा, मीन्स कहीं ना कहीं तो कोई समस्या हो जाती है। न केवल ये जीवाणु जनित, कई बार चोट के कारण भी हो जाती है, कई बार प्रबंधन अच्छा नहीं होता उसके कारण हो जाती है, कई बार खान पान में कोई कमी होती है उसके कारण भी हो जाती है। तो इस तरह से यह बीमारी कई प्रकार के कारकों द्वारा हो सकती है। अगर दूध में खून आ रहा है, अगर दूध में आपको लगता है कि मवाद आ रही है, छितले जैसे पड़ रहे हैं, अगर इस टाइप की कोई समस्या हो रही है तो निश्चित ही तौर पर वो तो थनैला रोग हो चुका है। अयन का आकार बदल जाता है, दूध का फटा हुआ या दही के समान चिथड़े आने लगते हैं और ऐसे दूध को किसी काम में नहीं लिया जा सकता है। यदि थनैला रोग का समय रहते बचाव कर लिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। जो दुधारू जानवर को अपने पास रखे हुए हैं उसका प्रबंधन अच्छे से करें। दूध धोने से पहले जानवर के थन को अच्छी तरह से, संभव हो तो गुनगुने पानी से, और अगर आप कर सकते हैं तो कहते हैं लाल दवा के पानी से उसको धो लें। धोने के पश्चात फिर एक साफ पानी से धो और उसके बाद ही उसके दूध का दोहन करें। जब दूध का दोहन कर लेते हैं, दूध का दोहन कर लेने के पश्चात भी उसको गर्म या गुनगुने पानी से धोएं और उसके बाद ही उसको छोड़ें। कई बार क्या करते हैं हम, अगर आप नकलिंग करते हैं, अंगूठे के द्वारा आप करते हैं, तो उससे उसके थनों में चोट पहुंचती है और उस चोट से उसको बीमारी हो सकती है। उसमें कई बार गठिया भी पड़ जाती है। जो स्थान जहाँ पर भी हम जानवर के बैठने का स्थान है, उस स्थान पर एक तो ध्यान रखें कि वो जमीन जो है वो ऊबड़ खाबड़ ना हो, या कच्ची जगह होगी तो जानवर को बैठने में चोट नहीं लगेगी। और उस जगह पर जो भी कुछ गंदगी है उसको तुरंत साफ कर दें। जब जानवर वहां पर आता है, बैठता है, रात भर जुगाली करता है, तो वो जगह बिल्कुल साफ स्वच्छ रहे। दूध व्यवसायी पशुपालकों के लिए थनैला एक चुनौती से कम नहीं है। थनैला रोग से पशुपालकों को बहुत हानि होती है। इसको समय पर पहचान कर पशु चिकित्सक की मदद से तुरंत इलाज करवाना चाहिए। दूध में आपको लक्षण कुछ भी नहीं दिखाई देते कि दूध खराब हो गया, पर कहीं ना कहीं बीमारी चल रही है, जिसको हम बोलते हैं सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। मींस रोग दूध में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पर जानवर को अंदर ही अंदर बीमारी चल रही है। कि आप एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट, हर पशु चिकित्सालय में उपलब्ध कराया जाता है। आपको केवल अपने चारों थन का दूध ले जाना है और वहां पर एक प्लास्टिक का पैडल जैसा होता है, उसमें वो दूध डाल के देखेंगे और उसमें देखेंगे कि जो दूध है वो जेली के जैसा तो नहीं बन रहा। अगर वो दूध वैसा बन रहा है, इसका मतलब दूध में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीमारी कहीं ना कहीं आ चुकी है। और अगर आपने उस समय इलाज कर लिया तो आप ये मान के चलें कि आप अपने पशु को और अपने पशु के दूध को काफी हद तक बचा सकते हैं। अगर हम थनैला रोग की रोकथाम के लिए पशु चिकित्सक है उससे परामर्श लें, इलाज कराएं। 5 से 7 दिन अगर आप इलाज कराते हैं तो आपके पशु के थनैला रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है और जैसा पहले उत्पादन था वैसा ही उत्पादन आपको पुनः मिल सकता है। तो अगर आप शुरू से ही बचाव करेंगे तो शायद इस तरह के होने वाले आर्थिक हानि को भी रोकेंगे। स्वच्छ दूध पिएंगे, स्वस्थ दूध पिएंगे, अपने आप को भी स्वस्थ रखेंगे और देश को भी स्वस्थ रखेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव पुनेता, जिला सवाई माधोपुर के किसान बाल किशोर ने। आप आम में फूल झड़ने और फल गिरने की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहते हैं तो
बाल किशुन जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भाई अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं, आम जो है फलों का राजा है और आम जो है प्रायः सभी राज्यों में होती है, भारत के सभी राज्यों में होती है और बृहद पैमाने पर होती है। और जो अभी समय देख रहे हैं कि आम का जो फूल लगता है और फूल के बाद फल लगने के टाइम में सभी जो है फल झड़ना चालू हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्यतः देखा गया है कि इसका जो मेन कारण है, जो मुख्य कारण है, इसमें जैसे कीड़े के कारण भी जो है फल और फूल दोनों झड़ते हैं, या फंगस के कारण भी झड़ते हैं जिसमें जो है पाउडरी मिल्ड्यूज का इफेक्ट आता है, या फिर जो मुख्यतः देखा जाता है कि न्यूट्रिएंट की कमी के कारण भी झड़ते हैं। उसके बाद जो मौसम में अगर बदलाव होता है तो उसके कारण भी जो है फल और फूल का झड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद मौसम शुष्कता अगर आती है तो उसमें भी फूल और फल झड़ता है, तथा पानी की कमी के कारण भी जो है फल और फूल जो है झड़ते हैं। उच्च तापमान के कारण भी, और जो मेन कारण है फूलों में अगर परागन की कमी रहती है तो उसके कारण भी जो है सो फूल और फल झड़ना चालू हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम अगर कीड़े की बात करें, जैसे कीट इंसेक्ट की बात करें, तो इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आप जो है इमिडाक्लोरोपिड का जो है 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो है फूल और फल दोनों झड़ना कम हो जाएंगे। तीसरा कारण है किसान भाई न्यूट्रिएंट की कमी। न्यूट्रिएंट की कमी के कारण जो है आपको उसको कंट्रोल करने के लिए जो है नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड का उपयोग कर जो है आप ग्रोथ हार्मोन, जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन का उपयोग कर जो है आप इसका नियंत्रण पा सकते हैं। बाजार में प्लानोफिक्स के नाम से आता है, जिसका 1 ml प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से एक तो फल में मजबूती भी आती है और चमक भी आती है, तथा जो है ये फूल और फल का झड़ना भी कम हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे